आज से 1200 साल पहले भारत में एक ऐसा मंदिर बना जो आज भी लोगों को चौंका के रख देता है। एलोरा का कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर आज भी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। मतलब एक ही पत्थर से बना ये दुनिया का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है। इसे बनाने के लिए 10 मंजिला इमारत जितना ऊंचा और फुटबॉल ग्राउंड जितने एरिया वाला एक पहाड़ चुना गया और उसे ऊपर से शुरू करके नीचे तक कार्व किया गया। पत्थरों को हटाना तब तक जारी रखा गया जब तक यहाँ केवल ये मंदिर नहीं बच गया। इसे बनाने के लिए करीब 2 लाख टन पत्थर को अलग किया गया था। अगर आज इतने पत्थर को कैरी करना हो तो 11,000 ट्रक्स लगेंगी। फिर आखिर कैसे इंसानों ने हैमर और चिजल जैसे मामूली औजारों से इतना विशाल मंदिर कार्व किया? कहीं इसे बनाने में एलियंस का हाथ तो नहीं? और जो 2 लाख टन पत्थर निकाले गए थे आज तक उसका कोई सबूत क्यों नहीं मिला? इन्हीं सवालों के जवाब आइए जानते हैं इस वीडियो में। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से 30 किलोमीटर दूर सिचुएटेड है एलोरा विलेज और यहीं पे बना हुआ है भगवान शिव का महान कैलाश मंदिर। ये जो आप पूरा पहाड़ देख रहे हैं इसी पहाड़ को कार्व करके मंदिर बनाया गया है। इन इमेजेस से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये मंदिर कितना विशाल है। टेंपल बिल्डिंग की शुरुआत होती है गोपुरम यानी एंट्रेंस से, फिर आता है नंदी मंडप, सभा मंडप और गर्भगृह। 107 फीट ऊंचा शिखर इसका सबसे ऊंचा पॉइंट है जो दिखाता है कि कार्विंग से पहले ये पहाड़ कितना ऊंचा था। मंदिर के बेस पे बने एलिफेंट्स को देखकर ऐसा लगता है कि मानो पूरा मंदिर इन्हीं की पीठ पर टिका है। इसी बेस पे कमाल की नक्काशी से महाभारत और रामायण की कथा को भी दर्शाया गया है। सबसे कमाल की बात यह थी कि इसे बनाते वक्त एक भी गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मेजरमेंट या कार्विंग में जरा सी भी गलती होती तो उस जगह को दोबारा पत्थर जोड़कर सुधारा नहीं जा सकता था। इसीलिए कई लोग मानते हैं कि कैलाश मंदिर को बनाना इंसानों के बस की बात है ही नहीं। उनका मानना है कि या तो इसे एलियंस ने बनाया था या फिर ऐसे सुपर ह्यूमंस ने जिनके पास दिव्य शक्तियां थी। लेकिन इन थ्योरीज को सपोर्ट करने के लिए आज तक कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। दूसरी तरफ आर्कियोलॉजिस्ट ने क्लियर एविडेंस ढूंढ निकाला है जिससे प्रूव होता है कि इस मंदिर को उस समय के इंसानों ने ही नॉर्मल टूल से बनाया था। मंदिर को सराउंड करने वाली वॉल्स में एंशिएंट टाइम्स में यूज किए जाने वाले टूल्स के मार्क्स मिले हैं। इवन टेंपल के स्कल्पचर्स को एनालाइज करने के बाद यह कंफर्म किया जा चुका है कि इन्हें हैमर और चिजल जैसे ऑर्डिनरी टूल से ही बनाया गया था। इसके अलावा एक और एविडेंस है जो एलियन थ्योरी या सुपर ह्यूमन थ्योरी को बिल्कुल गलत साबित करता है। एक्चुअली भारत में रॉक कट मॉन्यूमेंट्स का निर्माण एक एंशिएंट ट्रेडिशन है जो खुद कैलाश टेंपल से भी कई सेंचुरी पहले शुरू हुआ था। इस आर्ट को एलियंस नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों ने सालों तक मेहनत करके डेवलप किया था और यही आर्ट पीढ़ी दर पीढ़ी पास होता गया। भारत में इसकी शुरुआत हुई 2300 साल पहले 3 सेंचुरी BCE में, जब मौर्यन साम्राज्य के सम्राट अशोक ने अजीविक सेक्ट के मंक्स के लिए बराबर केव्स बनवाई। ये गुफाएं ग्रेनाइट की चट्टानों को कार्व करके बनाई गई थी। इनकी वॉल्स को शीशे की तरह स्मूथ और शाइनी बनाया गया था, जिस कारण गुफा के छोटे से गेट से थोड़ी सी भी लाइट अंदर आने से पूरी गुफा में उजाला हो जाता था। इसके अलावा ये दीवारें मंत्रों की चांटिंग करते समय एक सराउंड साउंड एक्सपीरियंस देती थी। इसके बाद 2nd सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी CE तक अजंता केव्स का निर्माण हुआ जो बुद्धिस्ट मंक्स के लिए प्रेयर हॉल्स का काम करती थी। इसके बाद गुप्ता पीरियड के दौरान 5th सेंचुरी CE से 6th सेंचुरी CE तक मुंबई में एलिफेंटा केव्स का निर्माण हुआ। ये रॉक कट गुफाएं भगवान शिव को डिवोटेड थी। फिर 7th सेंचुरी CE में रॉक कट आर्किटेक्चर में एक इंपॉर्टेंट मोड़ आया। पहली बार इंडिया में चट्टानों के अंदर केवल गुफाएं नहीं बल्कि पूरे के पूरे मंदिर एक ही पत्थर से बनाए गए। पल्लवन डायनेस्टी के रूलर्स ने महाबलीपुरम में ऐसे 5 मंदिर बनवाए जिन्हें पंचरथ कहा जाता है। फाइनली 8th सेंचुरी CE में इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर अपनी पीक पे पहुंच गया जब एलोरा में एक पूरे पहाड़ को कार्व करके कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर होने के साथ साथ ये सबसे कॉम्प्लेक्स भी है। इनफैक्ट अगर आप कैलाश टेंपल से थोड़ा जूम आउट करेंगे तो आपको आसपास एक ही रॉक से बनी कई और गुफाएं मिलेंगी। इस एरिया में ऐसी टोटल 34 केव्स हैं जिन्हें कलेक्टिवली एलोरा केव्स के नाम से जाना जाता है। इन्हीं 34 केव्स में केव नंबर 16 में बना है कैलाश टेंपल।
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहता हूं। 13 और 14 अगस्त को होने वाला है इंडिया का बिगेस्ट टेक एंड बिजनेस इवेंट महात्मा मंदिर, गांधीनगर, गुजरात में। यहाँ 150 प्लस नॉलेजेबल टॉक सेशंस, इन्फ्लुएंसर सेशंस और लाइव डेमोस से बहुत कुछ सीख सकते हो। ये इवेंट है ओडू कम्युनिटी डेज, जिसे मैं भी अटेंड करने वाला हूँ। यहाँ आप डायरेक्टली इनकी टीम से सीख सकते हो कि ओडू के ऑल इन वन बिजनेस टूल से अपने बिजनेस के हर एक एरिया को कैसे मैनेज करना है। इवेंट में पूरे इंडिया से 20,000 प्लस अटेंडीज एक्सपेक्टेड हैं। प्लस यहाँ रियल बिजनेस ओनर्स होंगे जिन्होंने खुद सक्सेसफुल बिजनेसेस बिल्ड किए हैं। इनसे भी आप नेटवर्किंग कर सकते हो, सीख सकते हो, लेकिन लर्निंग के साथ फन भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप यहाँ डिलीशियस फूड, कॉन्सर्ट्स और आफ्टर पार्टी भी इंजॉय कर सकते हो। चाहे आप बिजनेसमैन हो, जॉब करते हो या एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हो, ये इवेंट आपके लिए परफेक्ट है। आप बिल्कुल फ्री में इस इवेंट के लिए रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन याद रखिए कि पासेस लिमिटेड हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में है। अब टॉपिक पे वापस आते हैं, लेकिन अभी भी सवाल वही है, आखिर कैसे मामूली औजारों से इंसानों ने 2 लाख टन पत्थर निकाला और एक इतना बड़ा मंदिर बनाया, और आखिर इसे किसने बनवाया? आर्कियोलॉजिस्ट को बड़ौदा में एक्सकेवेशन के दौरान कुछ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिली। इन प्लेट्स को करकाटू नाम के राजा ने ग्रांट करवाया था, और इसी में क्लियरली मेंशन्ड है कि एलोरा के कैलाश मंदिर को राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के सेकंड राजा कृष्णा राजा ने बनवाया था। राष्ट्रकूटा एम्पायर एंशिएंट इंडिया के सबसे महान साम्राज्य में से एक था। इस डायनेस्टी के 13 राजाओं ने ईयर 753 से ईयर 982 तक रूल किया था, और अपनी पीक में इनका एम्पायर कुछ इस तरह दिखता था। इनके दूसरे नंबर के राजा थे कृष्णा राजा, और बड़ौदा की कॉपर प्लेट के अकॉर्डिंग कैलाश टेम्पल को इन्हीं ने बनवाया था। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कृष्णा राजा का रूल ईयर 756 से लेकर 774 तक ही था, मतलब केवल 18 साल का रूल, और इतने कम समय में इतना बड़ा मंदिर बनवा देना कल्पना के परे है। इनफैक्ट हरमन गोएट्स नाम के जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी थ्योरी में दावा किया था कि कैलाश मंदिर को बनवाने में पूरे 500 साल लगे हैं। उनका भी मानना था कि इतने विशाल मंदिर को कृष्णा राजा के 18 साल के रूल में बनाना पॉसिबल ही नहीं था। ऑल्सो गोएट्स ने जब मंदिर के आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स को डीपली स्टडी किया तो उन्हें वहां टोटल 10 अलग अलग आर्टिस्टिक स्टाइल्स देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल, मंदिर के एंट्रेंस में एक गजलक्ष्मी का पैनल है, और इस पैनल का आर्टिस्टिक स्टाइल मंदिर के प्लिंथ में बने एलिफेंट और लायन से बिल्कुल अलग है। लेकिन इससे साबित क्या होता है? ये जो आर्ट स्टाइल्स हैं, इन्हें चेंज होने में कई डिकेड्स लगते हैं। इसीलिए गोएट्स के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल ही नहीं है कि कृष्णा राजा के 18 साल के रूल में इन 10 के 10 आर्ट स्टाइल्स को मंदिर बनाने में यूज किया गया हो। गोएट्स के अकॉर्डिंग ये 10 आर्ट स्टाइल्स 8th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक डेवलप हुए हैं, और 8 अलग अलग राजाओं के आर्किटेक्चर स्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल भाषा में बोले तो गोएट्स के अकॉर्डिंग इस मंदिर को 500 साल की ड्यूरेशन में बनाया गया था, जिसमें 8 अलग अलग राजाओं का कंट्रीब्यूशन है। इनफैक्ट गोएट्स के अकॉर्डिंग कैलाश टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कृष्णा राजा नहीं बल्कि 8th सेंचुरी में राष्ट्रकूटा एम्पायर के पहले राजा दंती दुर्गा ने शुरू करवाया था, जिसके बाद 7 और राजाओं ने कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू रखा, और फाइनली 13th सेंचुरी में मंदिर पूरा बनके तैयार हुआ, और इसी तरह इस पूरे कंस्ट्रक्शन में 500 साल लग गए। गोएट्स ने यह थ्योरी 1952 में दी थी, और अगले कई दशकों तक इसे किसी ने भी काउंटर नहीं किया। लेकिन फिर 1982 में इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट M.K. धवलिकर ने अपना पेपर कैलासा द स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट एंड क्रोनोलॉजी पब्लिश किया, और गोएट्स की थ्योरी को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। उन्होंने प्रूव कर दिया कि कैलाश मंदिर को केवल 10 से 12 साल में ही बनाया जा सकता था। उनके अकॉर्डिंग साल 756 में राष्ट्रकूटन एम्पायर की गद्दी दंती दुर्ग से कृष्णा राजा को ट्रांसफर हुई। फिर एक साल बाद साल 757 में कृष्णा राजा ने बादामीज के चालुक्यास के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और एक बड़ी जीत हासिल की। इस युद्ध के बाद उन्होंने पट्टडकल का विरूपाक्ष टेम्पल देखा, जिसे चालुक्यन किंग कीर्तिवर्मन II ने बनवाया था। उन्हीं कीर्तिवर्मन II ने जिन्हें कृष्णा राजा ने अभी अभी हरा दिया था। इस टेम्पल ने कृष्णा राजा को इतना इंप्रेस किया कि उन्होंने भी ऐसा ही सिमिलर मंदिर बनाने का ठान लिया। इसीलिए वो विरूपाक्ष टेम्पल बनाने वाले स्कल्पचर्स और आर्किटेक्ट्स को अपने साथ वॉर प्राइजेस की तरह एलोरा ले आए, जिसके बाद इन्हीं चालुक्यन आर्किटेक्ट्स और एलोरा के राष्ट्रकूटन आर्किटेक्ट्स ने मिलके कैलाश टेम्पल का निर्माण किया। यही कारण है कि एलोरा का कैलाश टेम्पल पट्टडकल के विरूपाक्ष टेम्पल का ऑलमोस्ट एक रेप्लिका है। लेकिन मेन डिफरेंस ये है कि कैलाश टेम्पल एक रॉक कट टेम्पल है और साइज में ऑलमोस्ट डबल है।
लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग लेयर है। कृष्णा राजा जिन चालुक्यन आर्टिस्ट को अपने साथ एलोरा ले आए थे वो सभी चालुक्य नहीं थे। उनमें से कुछ पल्लवन थे जो तमिलनाडु के एरिया के पल्लवन डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, और चालुक्यन राजा कीर्तिवर्मन उन्हें पट्टडकल ले आए थे जब उन्होंने पल्लवन राजा को हराया था। मतलब कृष्णा राजा ने जाने अनजाने कैलाश टेम्पल को बनाने के लिए पल्लवन, चालुक्यन और राष्ट्रकूटन आर्टिस्ट की टीम बना ली थी। जहां चालुक्यन और पल्लवन आर्टिस्ट आर्किटेक्चरल डिजाइन और स्कल्पचरिंग के एक्सपर्ट्स थे, वहीं राष्ट्रकूटन आर्टिस्ट रॉक कटिंग में एक्सपर्ट्स थे। इसीलिए जब इन सभी की एक्सपर्टीज कंबाइन हुई तो बन पाया महान कैलाश मंदिर। हरमन गोएत्स का मानना था कि टेम्पल में अलग अलग आर्टिस्टिक स्टाइल्स इसलिए पाए गए हैं क्योंकि इसे अलग अलग राजाओं ने बनवाया था, लेकिन एम.के. धवलीकर के अकॉर्डिंग ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ 3 अलग अलग कल्चर और डायनेस्टीज से आई हुई आर्टिस्ट की टीम ने काम किया था। इवन इन टीम्स के अंदर मल्टीपल सब टीम्स थी जिनका आर्टिस्टिक स्टाइल अलग अलग था। मतलब राजा एक था लेकिन आर्टिस्ट की टीम्स अलग अलग थी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, आखिर ये मंदिर केवल 10 से 12 साल में कैसे बना? वेल, एंशिएंट इंडिया में मानसार नाम का एक महान ग्रंथ लिखा गया था जिसमें एंशिएंट इंडिया के आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स और डिजाइन्स को डेप्थ में समझाया गया है। जब हम एम.के. धवलीकर की थ्योरी और मानसार की टीचिंग्स को कंबाइन करके देखते हैं तो कैलाश टेम्पल की मिस्ट्री काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। सबसे पहले एंशिएंट आर्किटेक्ट्स, जिन्हें स्थापति कहा जाता था, उन्होंने मंदिर बनाने के लिए एक सूटेबल साइट सिलेक्ट की। उन्होंने एलोरा के विशाल बसाल्ट चट्टानों को एक स्पेशलाइज्ड टूल से स्ट्राइक करके देखा और केवल आवाज सुन के पहचान लिया कि ये रॉक बिना किसी इंटरनल क्रैक्स के कार्विंग के लिए अच्छा है। इसके बाद रॉक के ऊपर ही मंदिर का पूरा ब्लूप्रिंट बनाया गया। कैलाश मंदिर के केस में ये ब्लूप्रिंट विरूपाक्ष टेम्पल से काफी सिमिलर था। ब्लूप्रिंट बनने के बाद अब बारी थी कार्विंग और एक्सकेवेशन की। रॉक कट आर्किटेक्चर की सबसे खास बात यह थी कि उसे ऊपर से स्टार्ट करके नीचे तक कार्व किया जाता था। कैलाश मंदिर के केस में कार्विंग की शुरुआत 3 बड़ी ट्रेंचेस बनाने से की गई ताकि सेंटर में एक रेक्टेंगुलर रॉक का मास आइसोलेट हो सके। ऐसा करने के लिए इन्होंने रॉक के ऊपर होल्स का एक सीक्वेंस बनाया और उनके अंदर सूखी लकड़ी के वेजेस डाल दिए। इसके बाद लकड़ी पे पानी डाला गया। पानी एब्जॉर्ब करते ही सूखी लकड़ियां फूल गई और रॉक के अगेंस्ट एक्सट्रीम प्रेशर क्रिएट होने लगा, जिस कारण प्रिसाइजली वेजेस से बनी लाइंस में रॉक क्रैक कर गया। एक बार रॉक में क्रैक आ गया तो 2-हैंडेड हैमर्स और बड़े बड़े ड्रिल्स का यूज करके रॉक को हटाना काफी आसान हो गया। इस पूरे प्रोसेस के बाद साइड्स में 270 बाय 50 बाय 100 फीट की ट्रेंचेस बन गई और पीछे 150 बाय 30 बाय 100 फीट की ट्रेंच बन गई और बीच में एक फ्री स्टैंडिंग ब्लॉक बन गया जिसे कार्व करके अब फाइनली मंदिर बनाया जा सकता था। धवलीकर ने एस्टिमेट किया कि इन ट्रेंचेस को बनाने के लिए करीब 20 लाख क्यूबिक फीट रॉक निकाली गई होगी। अगर हम अज्यूम करें कि एक वर्कर दिन का 4 क्यूबिक फीट रॉक निकालता था, जो काफी इजीली पॉसिबल है, इसका मतलब 250 वर्कर मिलके एक दिन में 1000 क्यूबिक फीट रॉक निकाल लेते होंगे। मतलब एक साल में यही लोग 3,65,000 क्यूबिक फीट रॉक निकालते होंगे और 20 लाख क्यूबिक फीट रॉक निकालने में 5.5 साल लगे होंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि टेम्पल का एक्चुअल कार्विंग वर्क ट्रेंचेस को बनाने के साथ साथ चल रहा था। जैसे ही सेंट्रल ब्लॉक का थोड़ा सा हिस्सा विजिबल हुआ, वैसे ही दूसरी टीम ने इसे कार्व करना चालू कर दिया। मतलब 5.5 साल में न केवल ट्रेंचेस बन चुकी होंगी बल्कि टेम्पल का अपर पोर्शन भी सिग्निफिकेंटली कार्व हो चुका होगा। फिर अगले 6 से 7 सालों में टेम्पल का बाकी हिस्सा कार्व किया गया, उसे हॉलो किया गया, स्कल्पचर्स बनाए गए और फाइन कार्विंग की गई और इसी तरह करीब 12 साल के अंदर अंदर कैलाश मंदिर बन के तैयार हो गया। लेकिन एक मिस्ट्री अभी भी बाकी है। आखिर मंदिर को बनाने के लिए जो 2 लाख टन पत्थर निकाला गया था वो कहां गया? वेल, एक्सपर्ट्स ने इसके लिए भी कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस दिए हैं। जैसे हो सकता है कि इन पत्थरों को आसपास के रास्ते या बिल्डिंग्स की फाउंडेशन को बनाने में यूज कर लिया गया होगा या फिर इन्हें सिंपली आसपास की वैलीज में डंप कर दिया गया होगा। लेकिन आज तक इसका कोई सबूत इसलिए नहीं मिला क्योंकि यहाँ से निकाले गए पत्थर काफी छोटे पीसेज में थे और मोस्ट प्रोबेबली ये पिछले 1300 सालों में इरोजन के कारण मिट्टी में कन्वर्ट हो गए होंगे। लेकिन एग्जैक्टली इन पत्थरों के साथ क्या हुआ इसका कोई भी सटीक एविडेंस नहीं है, इसीलिए ये बात आज भी एक मिस्ट्री है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नेक्स्ट इस वीडियो को देखें। आखिर मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि ओडू कम्युनिटी डेज के लिए आप फ्री में रजिस्टर कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है।